देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे, ये हमारे पास 8 टॉपिक है। डीसी जनरेटर के यहाँ पर 124 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डीसी मोटर के 123 क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के 135 क्वेश्चन है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के 101 क्वेश्चन है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के 110 क्वेश्चन है और 124 क्वेश्चन सिंक्रोनस मोटर के हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के 102 क्वेश्चन है और केबल से लिए हैं हमने 56 क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं और आप रिवीजन के तौर पर इनको देख सकते हैं। आपको इनमें कॉन्सेप्ट हम नहीं समझाएंगे, सिर्फ आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं और उनका आंसर भी हम देखेंगे, साथ के साथ में आंसर भी हम देखते चलेंगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आ जाता है हमारा डीसी जनरेटर। आंसर भी नीचे दिया हुआ है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। जैसे लेमिनेशन कोर है, वो डीसी जनरेटर के अंदर किसकी बनाई जाती है, जिसको हम लेमिनेटेड करते हैं। तो उसको ये इस तरीके की कोर होती है डीसी जनरेटर के अंदर। तो लेमिनेशन है कोर का, वो किसका बनाया जाता है। लेमिनेशन ऑफ कोर है वो हम सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी लेमिना प्रॉक्सिमिटी, इसका मतलब है आ, ये यार मैसेज भी कुछ ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी लेमिना प्रॉक्सिमिटी द थिकनेस मशीन, मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन को पूरा जूम आउट कर देते हैं एक बार, ताकि समझ में आ जाए पूरा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी देखो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी लेमिना अप्रॉक्सीमेटली द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन ऑफ डीसी मशीन। अरे यार ये म्यूट कर देते हैं, चलो ऑलवेज, ये मैसेज भी परेशान करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी लेमिना प्रॉक्सिमिटी द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन ऑफ डीसी मशीन। तो ये हमारा 0.5 mm ये थिकनेस होती है जो लेमिना प्रॉक्सिमिटी होती है। डीसी मशीन के अंदर लेमिना प्रॉक्सिमिटी होती है, उसकी थिकनेस होती है 0.5 mm। तो ये डेटा है, ये याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह हम नहीं लगा सकते। नेक्स्ट हम देखें द आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड टू। तो ये देखिए क्वेश्चन, आर्मेचर है डीसी जनरेटर का, उसको हम लेमिनेशन करते हैं। तो लेमिनेशन क्यों करते हैं, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें आर्मेचर को, डीसी जनरेटर के आर्मेचर को हमें लेमिनेशन करना पड़ता है। तो देखिए एडी करंट लॉसेज को रिड्यूस करने के लिए हमें डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर है उसको हमें लेमिनेशन करना पड़ता है, ताकि एडी करंट लॉसेज हैं वो कम हो सके। मैं इसको बंद ही कर देता हूँ एक बार। तो अभी फ्लाइट मोड पर डाल दिया, अभी कोई दिक्कत नहीं होगा, बार बार मैसेज आ रहा था इसमें। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर बाइंडिंग, आर्मेचर बाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसे आर्मेचर बाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है किस पर आपका डिपेंड रहेगा। देखिए रजिस्टेंस का फार्मूला होता है आर इक्वल टू रो, रो को इस तरीके से नोट करते हैं एल बाई ए। तो देखिए लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस है आर्मेचर बाइंडिंग का। क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, ये एरिया को दिखाता है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का होगा, उस पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ कंडक्टर पर भी दिक्कत करता है कि कितने कंडक्टर हैं, और ये कंडक्टर का मटेरियल जो होता है उस पर भी डिपेंड करता है। रो का मतलब होता है नंबर, जो कंडक्टर का मटेरियल होता है उस पर डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है। तो ये सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। यहाँ पर लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर एंड नंबर ऑफ कंडक्टर पर भी ये यहाँ पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फील्ड कॉइल ऑफ डीसी जनरेटर आर यूजुअली मेड ऑफ। मतलब जो फील्ड कॉइल होती है हमारे डीसी जनरेटर की, वो फील्ड कॉइल हम किसकी बनाते हैं, क्योंकि उसके लिए तो हमें क्या है, मतलब ऐसा मटेरियल चाहिए जो घिसे कम और फ्रिक्शन कम हो उसमें। तो माइका हम यूज करते हैं। फील्ड कॉइल ऑफ डीसी जनरेटर है उसमें हम माइका मटेरियल का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें, कॉम्यूटेटर सेगमेंट आर कनेक्टेड
टू आर्मेचर कंडक्टर। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा दिख जाएगा क्वेश्चन। और कितना जूम आउट करेगा? ठीक है, अब दिख रहा है। नीचे ही हमारा आंसर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, द कम्यूटेटर सेगमेंट आर कनेक्टेड टू द आर्मेचर कंडक्टर। तो कम्यूटेटर सेगमेंट से हम कनेक्ट करते हैं, तो ये हम कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं कनेक्टेड टू आर्मेचर कंडक्टर। वो किसके बने होते हैं? कॉपर लग्स के बने होते हैं। अब ये कम्यूटेटर सेगमेंट हम चाहें तो देख सकते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट कैसा होता है। तो देखिए, ये कम्यूटेटर सेगमेंट होता है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ। तो देखिए, इस तरीके का कम्यूटेटर सेगमेंट होगा। ये शाफ्ट होती है और ये स्लॉट होते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के। तो कम्यूटेटर सेगमेंट है, इसकी हम बात कर रहे थे कि ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट है, अभी थोड़ा सा इसको, ये देखिए, कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये कॉपर लग्स का बना होता है। कम्यूटेटर सेगमेंट कनेक्टेड टू आर्मेचर कंडक्टर बाय मीन ऑफ कॉपर लग्स। ठीक है। अब कम्यूटेटर में क्या होता है? कम्यूटेटर में कॉपर जो होता है हार्डर होता है देन माइका। कम्यूटेटर में जो कॉपर यूज करते हैं वो हार्डर होता है कंपैरिजन टू माइका। तो जैसे हम देखें, देखिए, ये है आपका कम्यूटेटर सेगमेंट। कम्यूटेटर में आपका और भी हम देख सकते हैं। देखिए, कम्यूटेटर यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला जो पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट, ये देखिए आप यहाँ पर, ये कम्यूटेटर रहेगा, सेंटर वाला पार्ट। तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। और थोड़ा सा नीचे देखें हम, तो इसमें भी आप देख सकते हैं फील्ड बाइंडिंग कम्यूटेटर, सेंटर वाला पार्ट हो गया। ये जो पार्ट दिख रहा है आपका अंदर की साइड का, ये कम्यूटेटर होता है। तो कम्यूटेटर के अंदर जो सेगमेंट होते हैं वो पहली बात तो कॉपर लग्स के बने होते हैं, और कॉपर लग्स में भी कॉपर जो होता है हार्डर होता है माइका के कंपेरिजन में। फिर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिक्कत कर रहा है बार बार। देखिए, इन डीसी जनरेटर पोल शूज आर फास्टेंड टू पोल कोर बाई काउंटर संक स्क्रू। तो काउंटर संक स्क्रू के द्वारा डीसी जनरेटर के अंदर पोल शूज हैं वो पोल कोर से फास्टेंड किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे डीसी जनरेटर का है। अब इसमें देखिए आप पोल शूज, पोल आपको दिख रहा है, ये आपका पोल रहेगा। ये देखिए, ये वाला जो है ये पोल है। तो पोल शूज आर फास्टेंड टू पोल कोर। एक पोल कोर रहेगी और पोस्ट शू रहेंगे। तो पोस्ट शू के फास्टेंड कंपेरिजन रह जाएंगे जो हैं वो काउंटर संक स्क्रू के द्वारा, यहाँ पर स्क्रू लगाया जाएगा काउंटर संक स्क्रू, इसके द्वारा ये फास्टेंड किए जाते हैं। और भी हम देख लेते हैं। देखिए फ़ोटो तो और भी हमारे पास पड़ा होगा। देखिए, ये भी पोल आपको यहाँ पर दिख रहा है, पोल। देखिए पोल शूज क्या है, देखिए ये आपको दिख रहा है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। पोल शूज ये वाला पार्ट है, आगे का पार्ट, इसको पोल शूज बोलते हैं। और पोल कोर क्या होगी? हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पोल कोर है। मतलब इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसका आगे वाला पार्ट है ये पोल शूज है, और ये पीछे वाला पार्ट है ये पोल कोर कहलाएगा। तो इसको काउंटर संक स्क्रू के द्वारा, तो काउंटर संक स्क्रू हमारा जो बेस मॉडल रहेगा, काउंटर संक स्क्रू इस टाइप का स्क्रू रहेगा, काउंटर संक स्क्रू, उसके द्वारा इसको फास्टेंड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल टू फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। तो ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। व्हेन द मिडिल फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड फोर फिंगर विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ। तो देखिए, राइट हैंड रूल में राइट हैंड का हम यूज़ करते हैं, इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से रूल लगता है। तो आपका देखिए, ये उंगली इस तरीके से रहेगी, आप देख रहे हैं तीनों आपस में
90 डिग्री एंगल पर रहेगी। अब ये बोल रहा है कि मिडिल फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ दिखा रही है, ये ईएमएफ दिखा रही है मिडिल फिंगर। तो मिडिल फिंगर ईएमएफ दिखा रही है, तो ये जो फोर फिंगर है ये लाइन ऑफ फोर्स दिखाएगी और ये दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, अंगूठा। तो मिडिल फिंगर अगर हमारी ईएमएफ दिखा रही है, ये म्यूट ही करने पड़ेंगे यार। मिडिल फिंगर हमारी अगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ दिखा रही है, ये मिडिल फिंगर है, तो ये हमारी दिखाएगी लाइन ऑफ फोर्स, और ये हमारा जो अंगूठा है ये कंडक्टर का डायरेक्शन दिखाता है, तो लाइन ऑफ फोर्स दिखाएगी हमारी। राइट हैंड रूल, लाइन ऑफ फोर्स, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं राइट हैंड रूल में। देखिए ये उंगली है, ये जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं, ये यार दिक्कत ही कर रहा है। जैसे ये हमारा उंगली है, ये फोर्स, हम ज़्यादातर ऐसी उंगली यूज करते हैं, ये फोर्स हो गया, ठीक है। ये ईएमएफ हो गया। तो ई और एफ, अगर आप देखिए ई पहले आता है, ई एफ, तो ये ईएमएफ को दिखाएगा, ये ऊपर रहेगी, ये एफ को दिखाएगा, मतलब ये हमारा लाइन ऑफ फोर्स को दिखाएगा। या एल और एफ से आप याद रख सकते हैं, एल और ई से याद रख सकते हैं, ये लाइन ऑफ फोर्स दिखाता है और ये ईएमएफ दिखाता है, और ये आपका कंडक्टर का डायरेक्शन दिखाता है। अब फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में दोबारा से देख लीजिए आप, अगला क्वेश्चन। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कोरिलेट। तो देखिए अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बता रहा है कि इसको कोरिलेट किस तरीके से करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब तीन चीज़ों को ये दिखाता है। लाइन ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फ्लक्स का देख लेते हैं, क्योंकि इससे लाइन ऑफ फोर्स दिखता है, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसी के बेस पर हम डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कंडक्टर का देखते हैं, मोशन अंगूठे से देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स के हिसाब से हम क्या देखते हैं, लाइन ऑफ फोर्स के हिसाब से देखते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इन तीनों को कोरिलेट करता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगा, ईएमएफ हमारा जो मिडिल फिंगर है इसका कोरिलेट किससे करेगा, इस वाली उंगली से, इस वाली उंगली से, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जब हम राइट हैंड रूल लगाते हैं, जब हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगा रहे हैं एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया हुआ है द थंब टुवर्ड्स, तो थंब किस डायरेक्शन में होगा, देखो ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, दिक्कत कर रहा है। राइट हैंड रूल अगर लगा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो थंब जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, थंब हमारा कंडक्टर के लिए यूज होता है, कंडक्टर की डायरेक्शन को बताता है, और फोर फिंगर है वो हमारी लाइन ऑफ फोर्स बताती है। तो ये तीनों चीज़ हम देख लिए, ये फोर्स को बताता है, ये ईएमएफ की डायरेक्शन को बताता है मिडिल फिंगर, और ये हमारा कंडक्टर की डायरेक्शन को बताता है अंगूठा। अब जो रोटर शाफ्ट में जो बियरिंग हम यूज करते हैं, बियरिंग यूज टू सपोर्ट दी रोटर शाफ्ट, तो वो बियरिंग है वो किस चीज़ की बनी होती है, जो रोटर शाफ्ट में हम यूज करते हैं बियरिंग, वो जनरली हमारी बॉल बियरिंग होती है जो रोटर शाफ्ट में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए रोटर शाफ्ट, यहाँ पर आपको रोटर दिख रहा होगा, इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या, इसमें भी नहीं दिख रहा है। देखिए रोटर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रोटर, ये रोटर की वाइंडिंग देखिए, इस वीडियो में दिख, इसमें पिक्चर में भी ढंग से नहीं दिख रहा है। स्मूथ आर्मेचर स्लॉट, देखिए ये बॉल बेयरिंग के बारे में बात कर रहे थे हम अभी थोड़ी देर पहले। बियरिंग जो कि हम रोटर शाफ्ट को यूज की जाती है, वो बियरिंग ये बॉल बियरिंग होती है जो कि रोटर शाफ्ट को सपोर्ट करती है। ये जो आप देख रहे हैं ये है बॉल बियरिंग, ठीक है। अभी मुझे रोटर शाफ्ट देखना है, ये क्या डीसी जनरेटर का आपको यॉक, आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग,
इसमें रोटर का इधर गया। तो रोटर शाफ्ट है वो हम बॉल बेयरिंग की सपोर्ट के लिए देते हैं। इसमें नहीं दिखा रहा कि रोटर शाफ्ट स्टेटर के अंदर की साइड ही रहेगी रोटर शाफ्ट। देखिए इसमें ये दिख रहा है आपको, फील्ड रोटर आपको दिख रहा है, ये अंदर की साइड का रहेगा रोटर। रोटर और स्टेटर, स्टेटर फिक्स होता है और रोटर जो घूमता है वो वाला पार्ट होता है हमारा। अभी इसमें तो आपको क्या है, यहाँ पर रहेगा आपका रोटर वाला जो पार्ट है, ये जो रोटर के स्लॉट है ये सारे सारे। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। इन डीसी जनरेटर द कॉज ऑफ रैपिड बुश बियर में बी। तो देखिए ब्रूस की रैपिड रैपिड ब्रूस का कारण क्या हो सकता है डीसी जनरेटर के अंदर। देखिए सीवियर स्पार्किंग हो सकता है, रफ कम्यूटेटर सरफेस यानी कम्यूटेटर की सरफेस है वो रफ हो गई है, या इम्परफेक्ट कांटेक्ट अगर बन रहा है तो उसकी वजह से भी ब्रूस हैं वो रैपिड में क्या हो सकती हैं, रैपिड बुश बियर मतलब वो जल सकती है, टूट सकती है। तो डीसी जनरेटर में या सीवियर स्पार्किंग की वजह से हो सकता है, रफ कम्यूटेटर सरफेस की वजह से हो सकता है, या इम्परफेक्ट कॉन्टैक्ट है उसकी वजह से भी हो सकता है। अब लैप बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग आपने सुनी होगी। लैप बाइंडिंग जो की जाती है, इन लैप बाइंडिंग नंबर ऑफ ब्रूसेज, जो ब्रूस का नंबर होता है कितने ब्रूस हम यूज करते हैं लैप बाइंडिंग और वेब। तो देखिए लैप से आपको पता चल रहा है पैरेलल टू पाथ रहती है, मतलब कि जितनी हमारे नंबर ऑफ पोल्स रहेंगे उतने ही हमारी क्या रहेंगी ब्रूसेज हैं। ऑलवेज सेम दी नंबर ऑफ पोल, मतलब जितने पोल रहेंगे, 4 पोल की अगर मशीन है तो 4 ही हमारे ब्रूसेज रहेंगे लैप बाइंडिंग के अंदर। जबकि वेव बाइंडिंग के अंदर हमारे ब्रूसेज रहते हैं वो फिक्स रहते हैं, 2 रहते हैं फिक्स वेव में। जबकि लैप में नंबर ऑफ पोल्स के हिसाब से रहते हैं, जितने नंबर ऑफ पोल्स रहेंगे मशीन के अंदर उतने ही नंबर ऑफ ब्रूस रहेंगे। फॉर द डीसी जनरेटर when the number of pole and number of armature conductor are fixed, which binding will give the higher EMF। तो देखिए बाइंडिंग के हिसाब से हम जब फार्मूला लगाते हैं डीसी जनरेटर के अंदर, तो अगर हमें दे रखा है कि नंबर ऑफ पोल आपके फिक्स है, पोल चेंज आपको नहीं करना है, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर आपके फिक्स है, वो भी आपको चेंज नहीं करना है, तो कौन सी बाइंडिंग है वो हायर ईएमएफ देगी। तो देखिए वेव बाइंडिंग में तो फिक्स है कि 2 रहेगा, जबकि लैप बाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल के हिसाब से बाइंडिंग रहेगी। तो नंबर ऑफ पोल अगर आप बढ़ जाएंगे तो, लेकिन नंबर ऑफ पोल तो फिक्स है, तो यहाँ पर क्या है वेव बाइंडिंग है इसके अंदर हायर ईएमएफ होगा, क्योंकि यहाँ पर फिक्स है वेव बाइंडिंग के अंदर, तो हायर ईएमएफ है वेव बाइंडिंग के अंदर होगा। अब देखिए 4 पोल डीसी मशीन है, 4 पोल डीसी मशीन में क्या दिया हुआ है कि 4 पोल डीसी मशीन जो पोल रहेंगे वो किस तरीके से अरेंजमेंट रहता है 4 पोल डीसी मशीन के अंदर। तो देखिए 4 पोल डीसी मशीन में जो अरेंजमेंट रहेगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अभी साउथ पोल तो नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ इस तरीके से आ जाएगा, मतलब अल्टरनेट रहेगा, अल्टरनेट पोल आर नॉर्थ एंड साउथ 4 पोल में, मतलब इस तरीके से रहेगा। जैसे नॉर्थ है तो सामने नॉर्थ, इधर साउथ साउथ, तो साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ इस तरीके से रहेगा, अल्टरनेट पोल है वो यहाँ पर रहेंगे। और देखिए यहाँ पर कॉपर ब्रूस जो है डीसी मशीन की, वो किस लिए हम यूज करते हैं, जहाँ पर लो वोल्टेज रहेगा और हाई करंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। ऐसी मशीन जहाँ पर हमें लो करंट और मतलब लो वोल्टेज चाहिए और हाई करंट चाहिए, वहाँ पर हम कॉपर का यूज करते हैं। कॉपर ब्रूस का कौन सी मशीन यूज करेंगे, ऐसी मशीन जहाँ पर लो वोल्टेज हो और हाई करंट का रिक्वायरमेंट रहे, ज़रूरत रहे, वहाँ पर हम कॉपर ब्रूस का यूज करते हैं। तो देखिए एक हमारे पास में 2 तरीके के जनरेटर होते हैं, एक्साइटेड जनरेटर होते हैं। एक तो होता है सेपरेटली एक्साइटेड, जिसको हम सेपरेटली एक्साइट करते हैं, और एक होता है सेल्फ एक्साइटेड जो खुद एक्साइट होता है। तो इसके अंदर हमें ये देखना है कि किसके अंदर अच्छे ज़्यादा फीचर्स होते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड है, सेल्फ एक्साइटेड के कंपैरिजन में सेपरेटली एक्साइटेड में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं।
तो देखिए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के अंदर वोल्टेज कंट्रोल है वो एमिएबल होता है, मतलब एमिनेबल मतलब अच्छी तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड में वोल्टेज कंट्रोल है एमिनेबल टू बेटर का वोल्टेज कंट्रोल। दूसरा सेपरेटली एक्साइटेड है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। और तीसरा एक्साइटिंग करंट इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट, क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड है उसमें लोड करंट, क्योंकि सेल्फ एक्साइटेड में लोड करंट के हिसाब से कंट्रोल करता है अपना स्पीड। सेपरेटली एक्साइटेड में तो हम खुद एक्साइटेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर करंट है इंडिपेंडेंट होती है हमारी लोड करंट से। इन केस ऑफ डीसी मशीन, तो डीसी मशीन में जो मैकेनिकल लॉसेज होते हैं वो हमारे, इन केस ऑफ डीसी मशीन मैकेनिकल लॉसेज आर प्राइमरली फंक्शन ऑफ स्पीड। किसके होते हैं? स्पीड के होते हैं। इन केस ऑफ डीसी मशीन मैकेनिकल लॉसेज आर प्राइमरली फंक्शन ऑफ स्पीड। नेक्स्ट हम देखें, आयरन लॉसेज इन डीसी मशीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन। तो आयरन लॉसेज जो होते हैं डीसी मशीन में, तो आयरन लॉसेज का किस चीज़ से इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिए आयरन लॉसेज हैं स्पीड के हिसाब से आपके आयरन लॉस चेंज होंगे मशीन के अंदर, वोल्टेज के हिसाब से भी चेंज होते हैं। तो दोनों के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से वोल्टेज के हिसाब से चेंज हो रहा है। लोड का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या लोड रहेगा उसके हिसाब से आयरन लॉसेज हैं डीसी मशीन के आपके चेंज नहीं होते हैं। इन डीसी जनरेटर करंट टू एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम आर्मेचर, तो अगर आर्मेचर से हमें कोई एक्सटर्नल सर्किट को करंट देनी है डीसी जनरेटर के अंदर, कहाँ से? आर्मेचर से, आर्मेचर के सर्किट से, मतलब आर्मेचर से हमें किसी एक्सटर्नल सर्किट के लिए करंट देनी है डीसी जनरेटर के अंदर, तो हम किसके द्वारा देंगे? कॉम्यूटेटर के द्वारा देंगे। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर, इसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये आर्मेचर है आपका। अब इस आर्मेचर से आपको किसी बाहरी सर्किट के लिए आपको करंट देनी है, तो बाहरी सर्किट मतलब एक्सटर्नल सर्किट हो जाएगा। तो ये कॉम्यूटेटर है, इसके द्वारा हम बाहरी सर्किट को देते हैं। मतलब जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बाहरी सर्किट को हम इलेक्ट्रिसिटी देनी है, तो हम कॉम्यूटेटर की हेल्प से ही हम वो दे पाएंगे। कॉम्यूटेटर नहीं होगा तो वो हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब ये आता है नेक्स्ट, डीसी मशीन की जो ब्रुशेज हैं, ब्रुश किसकी बनाते हैं हम डीसी मशीन की? ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, दिक्कत कर रहा। तो डीसी मशीन की जो ब्रुश होती है हमारी, वो बनती है कार्बन की, क्योंकि अगर हार्ड बन जाएगी, कॉपर की बना देंगे हार्ड बन जाएगी और तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम कह रहे हैं कि फ्लक्स डेंसिटी V है हमारी, लेंथ है हमारी L, जो कि लेंथ ऑफ कंडक्टर दे रखी है L, फ्लक्स डेंसिटी हमारी B दे रखी है, लेंथ ऑफ कंडक्टर की L दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर V दे रखी है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके द्वारा दिया जाएगा? मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको हम कैसे निकालते हैं? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम अगर निकालना है ऐसी सिचुएशन में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा B इंटू एल इंटू वी। बी हमारा हो जाएगा फ्लक्स डेंसिटी, एल हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर, और बी हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। अगर हमारा 4 पोल डीसी जनरेटर है जिसके अंदर 2 लेयर लैप बाइंडिंग 16 कॉयल दे रखी है विथ 16 कॉयल, पोल पिच क्या होगी? तो देखिए स्पष्ट दिया हुआ है, 4 पोल डीसी जनरेटर है, 2 लेयर लैप बाइंडिंग दे रखी है, 16 कॉयल दे रखी है, तो पोल पिच की वैल्यू क्या होगी? तो पोल पिच की वैल्यू 8 आएगी। अब 8 कैसे आएगी वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है,
पोल पिच जो होती है वो हमारी पेरिफेरल डिस्टेंस होती है बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट पोल, मतलब दो एडजेसेंट पोल के बीच में जो पेरिफेरल डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं पोल पिच। अब डिस्टेंस है वो हम मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ आर्मेचर स्लॉट और आर्मेचर कंडक्टर, जो कि दो एडजेसेंट पोल के बीच में आर्मेचर कंडक्टर आते हैं। तो देखिए, अगर हमें पोल पिच निकालनी है तो पोल पिच कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ कॉइल हमारी कितनी है यहाँ पर? 16। कितनी है? 16 नंबर ऑफ कॉइल है। और अगर यहाँ पर दे रखा है 2 लेयर लैप बाइंडिंग, 2 लेयर लैप बाइंडिंग दे रखी है, तो नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होंगे? क्योंकि 2 लेयर है, एक लेयर में 16 है, तो 2 लेयर तो 32 हमारे नंबर ऑफ कंडक्टर हो गए। तो नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल कितने हैं? 4, तो हमारा आ जाएगा आंसर 8। तो ये हमारी आ जाएगी पोल पिच। तो पोल पिच का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल। और नंबर ऑफ कंडक्टर का हमारा क्या आ जाएगा? क्योंकि लेप लेयर बाइंडिंग है और 2 लेयर लेप बाइंडिंग है, इस वजह से हमारा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या देखिए 25 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। 25 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 25-25 के हिसाब से देख लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 25-25 क्वेश्चंस का ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक कमेंट या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप करते हैं तो उस तरीके का वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास लगभग टाइम तो काफ़ी रहता ही है। तो जब भी हमें टाइम मिलेगा, टाइम काफ़ी तो नहीं रहता, लेकिन जब भी हमें टाइम मिलेगा तो हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और अगर कोई इस चैनल पर वीडियो बनाना चाहता है, जिसको मतलब नॉलेज है और वीडियो बनाना चाहता है, तो वो भी इस चैनल पर वीडियो बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम मोबाइल से ही वीडियो बना रहे हैं, टैब से वीडियो बना रहे हैं, लैपटॉप से भी वीडियो बना नहीं रहे, क्योंकि आने वाले समय में 2-3 साल बाद में, 2 साल बाद में शायद हम डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं। 2 साल हो सकता है लग जाएगा, तब और क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगा। तब तक हम ऐसे ही काम चलाते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।